गुड मॉर्निंग। जैसे कि आप लोगों ने लास्ट वीडियो में बल के बारे में पढ़ा था कि बल क्या है, तो किसी वस्तु को खींचना या उसको धकेलना, ठीक है, ये क्या कहलाता है? बल कहलाता है। बल एक सदिश राशि है और बल का मात्रक न्यूटन होता है, मैंने आपको बताया था। और बल दो प्रकार के होते हैं, संतुलित असंतुलित बल। मैंने आपको बताया था कि जब किसी वस्तु पर एक समान अवस्था में विपरीत दिशाओं में, मतलब अलग अलग दिशाओं में समान बल लगते हैं, तो ऐसे बल को हम लोग क्या कहते हैं? संतुलित बल। और जबकि अगर एक बल ज्यादा हो जाए, एक तरफ से बल ज्यादा लग जाए और दूसरी तरफ से बल कम लगे, तो ऐसी अवस्था में हम क्या कहते हैं? संतुलित बल। अब बल के लिए देखो, न्यूटन ने बल के लिए कुछ नियम बनाए हैं। तो आप न्यूटन को जानते हैं, जिसने ग्रेविटी की खोज की थी। बल गति के लिए न्यूटन ने कुछ नियम बनाए हैं, जिसको हम लोग कहते हैं न्यूटन के बल गति के नियम। अब उसके पहले आपको थोड़ा सा समझाना पड़ेगा। न्यूटन से पहले एक वैज्ञानिक था जिसको कहते थे गैलीलियो। आपने भी सुना होगा। गैलीलियो ने बताया था कि पृथ्वी पर, हमारी पृथ्वी पर कोई भी वस्तु ऐसी नहीं है जो जड़त्व की अवस्था में हो। मतलब ऐसा है, हमारी पृथ्वी भी घूम रही है एक समान चाल से, एक अचर चाल से क्या हो रही है? घूम रही है। और पृथ्वी पर सारी वस्तुएं जो है वो किसी न किसी कारणवश अपनी अवस्थाओं में है, तो उन्हें उनकी जड़त्व की अवस्था माना गया। अब अगर हमें उनकी जड़त्व की अवस्था को परिवर्तित करना है या कुछ चेंज लाना है, तो हमें उस पर थोड़ा सा बल लगाना पड़ेगा, उसको धक्का देना पड़ेगा। छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं। अगर एक साइकिल खड़ी हुई है, और साइकिल खड़ी हुई है, अगर वो तब तक वैसे ही रहती है जब तक कि, जैसे कि हम कहें कि उस पर किसी ने कोई थोड़ा सा भी बल ना लगाया हो। अगर एक लड़का आता है, उसको धक्का देकर गिरा के चला जाता है, तो उसकी अवस्था क्या हो जाती है? चेंज हो जाती है। तो इसी अवस्था को हम लोग जड़त्व की अवस्था मानते हैं। अब न्यूटन के जो कुछ नियम है, जिसको कहते हैं न्यूटन के गति के नियम या गति विषयक नियम, तो उसी आधार को हम लोग थोड़ा सा समझेंगे। अब न्यूटन को मैंने आपको बता दिया, जिसने खोज की थी किसकी? ग्रेविटी की। न्यूटन ने गति विषयक तीन नियम दिए। न्यूटन के गति विषयक नियम, न्यूटन ने गति के संबंध में तीन नियम दिए, जिसे कहते हैं न्यूटन का प्रथम नियम, जो कि आपका है जड़त्व का नियम। देखिए, न्यूटन का पहला नियम जो था वो किससे संबंधित था? जड़त्व की। न्यूटन का द्वितीय नियम जो है वो संवेग से संबंधित था, या वेग से, या वेग परिवर्ती से, ठीक है। और न्यूटन का तृतीय नियम जो था वो था क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तो न्यूटन ने तीन नियम दिए, जिसे कहते हैं न्यूटन का गति विषयक नियम। क्या कहते हैं हम लोग? न्यूटन का गति विषयक नियम। तो देखो, तीन नियम क्या क्या है। पहला नियम था जड़त्व संबंधित, जिसे गैलीलियो ने भी अप्रूव किया था, माना था। दूसरा था आपका द्वितीय नियम, संवेग से संबंधित या वेग परिवर्तन से संबंधित। तीसरा नियम था क्रिया और प्रतिक्रिया से संबंधित, कि किसी चीज की क्रिया होती है तो उसकी प्रतिक्रिया भी होती है। अब एक छोटा सा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। मैंने कल एग्जाम्पल बताया था कि जैसे जैसे आप कोई साइकिल चलाते हैं, तो आप जब पेडल मारते हैं तो उसकी स्थिति क्या होती है? बढ़ती जाती है, मतलब वो गति करता है। लेकिन अगर हम लोग पेडल मारना बंद कर दे, तो वो धीरे धीरे अपनी अवस्था में, मतलब साइकिल विराम में आने लगती है, उसकी गति क्या हो जाती है? कम हो जाती है। तो मैंने आपको बताया था, किसी चीज में परिवर्तन लाने के लिए, गतिशील बनाने के लिए उस पर बाह्य बल कार्य करना पड़ता है, ठीक है। तभी उसकी अवस्था में क्या होता है? थोड़ा सा परिवर्तन भी आता है। अब एक छोटा सा और उन्होंने एग्जाम्पल दिया, न्यूटन का पहला नियम, ध्यान रखिएगा। देखिए, एक आनत तल ले लिया, जैसे उन्होंने लिखा है कि एक आनत तल ले लिया और एक गोली को यहां से लुढ़काया। आनत तल आप समझते, इसको रिसकना हम लोग बोलते हैं। आनत तल ले लिया एक तरफ, और इस एक गोली को कांच की इस तरफ से लुढ़काया, तो आप देखेंगे ये गोली जो है वो लुढ़कते हुए यहां तक आएगी और यहां से वापस क्या होगी? ऊपर चल जाएगी, और फिर यहां से वापस आएगी, फिर नीचे, फिर ऊपर चल जाएगी, फिर यहां से इस तरफ। तो ये क्रिया बार बार होगी। मतलब वो कांच की गोली जो है इस पर आएगी, फिर ऊपर चढ़ेगी, फिर इस पर आएगी, फिर ऊपर, और ये तब तक करेगी जब तक कि उस पर बल काम करेगा। अब देखिए आप एक चीज, अगर इस पर जो फोर्स लग रहा है, गतिशील अवस्था रहेगी ज्यादा तेज। अगर ये तेज अवस्था में गतिशील है तो ये बहुत ऊपर तक जाएगी। लेकिन आप देखेंगे इस पर अगर कोई बाह्य बल कार्य नहीं कर रहा है, तो ये धीरे धीरे
पहले इतनी ऊंचाई तक आ रही थी, फिर इसकी ऊंचाई थोड़ी कम होगी, फिर नीचे आएगी, इसकी और कम हो जाएगी, फिर नीचे आएगी, फिर और कम हो जाएगी, और अंत में ये विराम में आ जाएगी। अंत में क्या होगी? ये विराम में, मतलब इसकी अवस्था विराम अवस्था में पहुंच जाएगी। तो हम कह सकते हैं कि जब तक, अब इसको अगर गतिशील बनाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इसको फोर्स देना पड़ेगा, तब ये ऐसे और ऐसे 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 क्या होती रहेगी? बार बार आना तल पे ऊपर नीचे होती रहेगी। लेकिन अगर हम बल खत्म कर देंगे उस पर, तो ये जो है गोली जो है जाएगी, लेकिन उतना पहले जितना नहीं जाएगी, फिर आएगी यहाँ पर भी उतना पहले जितना नहीं जाएगी, फिर आएगी, फिर इतना आएगी, थोड़ा थोड़ा करके अंत में जब इसका वेग समाप्त हो जाएगा तो ये क्या हो जाएगी? अपनी ही अवस्था में यहां आकर रुक जाएगी। तो हम कहेंगे किसी वस्तु को गतिशील बनाने के लिए हमें उस पर बाह्य बल क्या करना पड़ेगा? लगाना पड़ेगा। और जब ये रुकी हुई होगी तब हम कहेंगे, यहां पर जो विराम में आ जाएगी तो हम कहेंगे ये है उसकी कौन सी अवस्था? ये कहलाएगी उसकी जड़त्व की अवस्था। क्या कहलाएगी? ये जड़त्व की अवस्था कहलाएगी। ठीक है, अभी इसके आगे देखिए, तो अभी आपने देखा कि वस्तु की जो मूल अवस्था होती है वो उसकी जड़त्व की अवस्था होती है। इसी पर आधारित न्यूटन का पहला नियम है, न्यूटन का जड़त्व का नियम। न्यूटन का पहला नियम क्या है? जड़त्व का नियम। तो नियम में आपको बता रहा हूं, कोई वस्तु अपनी उसी अवस्था में, उसी अवस्था मतलब या तो वो गतिशील हो या विराम में हो, तब तक बनी रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल आरोपित ना किया जाए। ध्यान रखिएगा, किसी वस्तु को गतिशील में बनाने के लिए, गतिशील है या पहले से गतिमान हो या फिर विराम में हो, तो अगर उसकी अवस्था में आपको परिवर्तन करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा? आपको उस पर एक बाहरी बल आरोपित करना पड़ेगा जिससे उसकी अवस्था क्या हो? चेंज हो जाए। तो ये न्यूटन का पहला नियम था, जिसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं हम लोग। ये क्या है? अब इसको लिख दे रहा हूं, किसी गतिमान या विराम अवस्था में स्थित वस्तु की स्थिति में परिवर्तन करने के लिए, देखो किसी गतिमान या विरामावस्था में कोई वस्तु अगर स्थित है तो उसकी वस्तु की उस स्थिति में परिवर्तन करने के लिए बाह्य बल आरोपित किया जाता है। बाह्य बल को आरोपित करना पड़ता है। इसे जड़त्व का नियम भी कहते हैं। देखिए, कोई भी वस्तु अपनी ही एक अवस्था में रहती है जिसे उसकी जड़त्व की अवस्था कहते हैं। जैसे हम आपसे कहे कि आपके सामने कोई भी कार खड़ी हुई है तो वो तब तक गति नहीं करेगी जब तक उस पर ड्राइवर उस पर उसके इंजन पर बाह्य बल न लगाया, उसके आगे ना बढ़ा। अगर एक साइकिल खड़ी हुई जब तक गति नहीं करेगी जब तक कि क्या ना हो, कोई चलाने वाला उस पर पैडल ना मारे। हम कह रहे हैं कि कोई फैन तब तक ऑन नहीं होगा जब तक कि उसमें इलेक्ट्रिसिटी या पावर सप्लाई ना की जाए। तो वही चीज है, किसी वस्तु की अवस्था में आप तब तक परिवर्तन नहीं कर सकते हैं जब तक कि उस पर कोई फोर्स ना लगाया जाए। अब आपको मैं एक और एग्जांपल दे रहा हूं। जैसे एक व्यक्ति जो है साइकिल चलाकर जा रहा, अगर पीछे से एक आदमी आए और उसको तेज धक्का दे तो इसकी स्पीड क्या हो जाएगी? उसी दिशा में अगर धक्का देगा तो बढ़ जाएगी, और अगर विपरीत देगा तो घट जाएगी। तो उसकी चाल में क्या हुआ? परिवर्तन। तो यही तो है आपका जड़त्व। क्यों? क्योंकि जब वस्तु की स्थिति एक समान थी, गतिशील था, वो एक ही समान से चल रहा था, तो पीछे से उस व्यक्ति ने जो धक्का दिया तो बल का काम किया, और जब बल लगाया तो उसकी स्थिति क्या हो गई? बदल गई, या तो स्लो हो जाएगी या तेज हो जाएगी। तो यही नियम आपका कौन सा नियम कहलाता है? जड़त्व। हमारी पृथ्वी पर सारी वस्तुएं जो है एक अवस्था, विराम अवस्था या जड़त्व की अवस्था में होती है, और उसकी स्थिति में परिवर्तन करने के लिए ही हम लोग को क्या लगाना पड़ता है? एक बाह्य बल आरोपित करना पड़ता है। जैसे अब और छोटा सा एग्जाम्पल ले रहे हैं, एक बॉक्स है, एक बॉक्स है, तो ये अपनी अवस्था यानी जड़त्व की अवस्था में है। क्यों है? क्योंकि इस पर कोई बल काम नहीं कर रहा। अब एक लड़का अगर आता है और इसको बल लगाकर धक्का देकर फेंक देता है तो ये अवस्था यहां से ए से हटकर बी पर पहुंच जाएगी। ए से जो है वो कहां पहुंच जाएगी? बी पर। तो आपने देखा कि उस वस्तु को जड़त्व से गतिशील अवस्था में लाने के लिए इस बच्चे ने क्या किया? इस बच्चे ने बल लगाया। उसे कहते हैं न्यूटन का कौन सा नियम? जड़त्व का नियम। तो सीधा सा है, किसी वस्तु। अब एक और चीज, अगर कोई गतिमान वस्तु भी जा रही है
और उसको अगर आपको उसकी स्पीड कम करनी है तो क्या लगाना पड़ेगा, बल लगाना पड़ेगा। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो कोई फैन चल रहा है, एक फैन क्या हो रहा है, चल रहा है, अब वो अचर चाल से चल रहा है जैसे, तभी अचानक एक लड़का डंडा लेके उसके पंखड़ियों की तरफ कर दे, तो आप क्या देखेंगे, जैसे वो पंखड़ी की तरफ बल लगाएगा हल्का सा भी, तो जो उसकी चाल है वो या तो पंखे की चाल क्या होगी, खड़खड़ा जाएगा, मतलब उसकी चाल क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो अचर चाल में परिवर्तन हो गया। तो वो क्या हुआ, वही तो उसका जड़त्व है कि उसने क्या किया, वो एक समान चाल से चल रहा था तो उसने बल लगाया तो उसकी स्थिति क्या होगी, बदल गई। जो पहले की चाल थी और अब चाल है, दोनों में क्या हो जाएगा, अंतर हो जाएगा। तो वही चीज आपका क्या है, जड़त्व। इसे न्यूटन का जड़त्व का नियम भी कहते हैं। और जड़त्व के कई एग्जाम्पल होते हैं जैसे पहला एग्जाम्पल, जब मनुष्य जो है बस में बैठता है तो अचानक ब्रेक लगने पर वो आगे की ओर झुक जाता है, क्यों, तो ये भी एक जड़त्व का एग्जाम्पल है। दूसरा एग्जाम्पल, अगर हम लोग किसी कपड़े को झाड़ते हैं तो उसमें से जो झाड़ निकलता, कचरा निकलता है, वो क्यों निकलता है, ये भी जड़त्व का एग्जाम्पल है। तीसरा एग्जाम्पल, आपको छोटा सा बताएं, जब हम किसी वृक्ष की शाखाओं को हिलाते हैं तो उसके फल गिर जाते हैं, ये भी जड़त्व का एग्जाम्पल है। तो जड़त्व के बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। अब एक छोटा सा हम आपको एक्सप्लेन कर दे रहे हैं कि मतलब जब हम लोग बस में बैठते हैं तो आगे कुछ क्यों झुक जाते हैं। क्या होता है कि जब हम लोग बस में बैठते हैं तो बस में बैठते समय हमारे शरीर का वो हिस्सा जो बस के साथ अटैच रहता है, कुर्सी के साथ अटैच रहता है, वो तो गतिशील रहता है। लेकिन जब अचानक से ब्रेक लगता है तो वो हिस्सा तो विराम में आ जाता है, लेकिन हमारा जो धड़ है, ऊपर का शरीर है जो, वो उतनी तेजी से विराम में नहीं आ पाता है। तो इसलिए हम लोग गतिशील तो रहते हैं और आगे की तरफ क्या होते हैं, झुक जाते हैं, क्योंकि उस समय हम लोग को समय लगता है। एक और एग्जाम्पल, जब एक खिलाड़ी बॉल को कैच करता है, अगर वो झटके से कैच करे तो उसके हाथों में क्या होती है, चोट लग जाती है। ऐसा क्यों, इसका भी जड़त्व है, क्योंकि जब वस्तु तेजी से आपकी तरफ आती है तो वो गतिशील रहती है। अब उसको रोकने के लिए आपने बल लगाया, अगर आपने उस सही तरह से बल नहीं लगाया तो वो वस्तु टकरा कर क्या होगी, लौटेगी। ऐसी अवस्था में चोट भी लग सकती है। और एक क्या कहते हैं, उसका जड़त्व का एक और एग्जाम्पल है, क्या होता है, जब आप किसी वस्तु को झाड़ते हैं तो झाड़ते समय जब आप झाड़ना शुरू करते हैं तो आपकी पूरा जो कपड़ा है, अपनी पूरी बॉडी, मतलब कपड़ा जो है वो क्या होता है, वो गतिशील हो जाता है। लेकिन जो कण है, जो धूल है, मिट्टी के कण, वो उतनी अवस्था में गतिशील नहीं हो पाते, तो वो स्थिर ही रहते हैं। इसलिए जब आप झाड़ते हैं तो वो स्थिर रहते हैं, तो वो निकल जाती हैं, वो गिर जाती हैं। एक और एग्जाम्पल, कैरम बोर्ड आपने देखा होगा, तो उसमें जो गोटियां होती हैं, अगर वो ऐसे लगा दी जाए और स्ट्राइकर से इस गोटी पे मारा जाए, स्ट्राइकर से इस गोटी, तो यही गोटी क्यों निकलती है, बाकी की गोटी क्यों नहीं निकलती है। इसका भी रीजन है, क्योंकि ऊपर की गोटी जो है वो जड़त्व की अवस्था में है और बल किस पर लगाया गया, इस वाली गोटी पर, तो केवल इसी पर बल लगाने से इसकी अवस्था में परिवर्तन होगा है। बाकी जो गोटी रहती है वो जैसे ही वो नीचे ही आ जाती है। ये जड़त्व के कुछ एग्जाम्पल हो गए, ठीक है। इसके बाद देखिए न्यूटन का दूसरा नियम। तो अभी आपने जड़त्व के बारे में अच्छे से समझा, आपने समझा कि जड़त्व क्या है। तो मैं फिर से एक डेफिनेशन बता दे रहा हूं कि अगर कोई वस्तु गतिशील है या गतिमान है या रुकी हुई है, विराम में है, तो उसकी अवस्था तब तक वैसी बनी रहेगी जब तक कि उस पर क्या ना लगाएगा, वो बल। जैसे मैंने आपको बताया था, एक फुटबॉल है तब तक वैसी ही रहेगी जब तक कि क्या ना रहा हो, उस पर एक फुटबॉलर जो है यानी खिलाड़ी जो है किक ना करे, ठीक है। तो ये छोटा सा एग्जाम्पल है और जड़त्व के मैंने एग्जाम्पल भी बताया। एक और एग्जाम्पल है, आपको बता दे रहा हूं। आपने देखा होगा कि एक गिलास ले लिया और गिलास पर एक कागज रख दिया। क्या रख दिया, एक कागज, कागज पर एक सिक्का रख दो या कांच की गोली रख दो। जैसे ही आप कागज को खींचते हैं तो सिक्का गिलास में ही क्यों गिरता है, कागज के साथ क्यों नहीं खिसकता है। छोटा सा एग्जाम्पल है, घर पे भी कर सकते हैं। गिलास ले लो, उस पर एक कागज रख दो, उस पर एक सिक्का रख दो। आप कागज झटके से खींचो तो वो सिक्का गिलास में ही क्यों गिरता है, आपके कागज के साथ क्यों नहीं, क्योंकि ये जड़त्व की अवस्था है। आपका जो सिक्का था या गोली थी वो काय की अवस्था में थी, विराम अवस्था में। जैसे ही आपने कागज खींचा तो जो सिक्का था वो अपनी उसी अवस्था को बनाए रखने का प्रयत्न करता है, मतलब वो नहीं हिलेगा, तो वो सीधा कहां गिरेगा, गिलास में गिरेगा। तो ये भी जड़त्व का क्या है, एक एग्जाम्पल है। अब जड़त्व का संबंध किससे, तो जड़त्व का संबंध है द्रव्यमान से। जड़त्व का जो सीधा संबंध है वो है काय से, द्रव्यमान से है। आपके जड़त्व का सीधा संबंध द्रव्यमान से है। क्यों है वो हम बता रहे हैं कि किसी वस्तु का जड़त्व जितना अधिक होगा तो मतलब उसका द्रव्यमान उतना ही ज्यादा होगा। किसी वस्तु का जड़त्व
उतना अधिक होगा जितना कि उसका द्रव्यमान अधिक होगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल, ठीक है, मान लीजिए एक 10 किलोग्राम का पत्थर है और एक 100 किलोग्राम का पत्थर है, ठीक है, एक 10 किलोग्राम का पत्थर है और एक 100 किलोग्राम का। अगर एक लड़का आता है तो 10 किलोग्राम को वो आराम से उठाकर फेंक देता है। एक लड़का आता है और 10 किलोग्राम को क्या करता है, आराम से उठा, क्यों? क्योंकि उसका जड़त्व कम है। क्यों कम है? क्यों? क्योंकि उसका द्रव्यमान भी कम है। लेकिन अगर वही लड़का इस 100 किलोग्राम को उठाने का प्रयत्न करे तो वो नहीं उठा पाता है। ऐसा क्यों? क्योंकि 100 किलोग्राम वाले का द्रव्यमान बहुत अधिक है, और इतना अधिक है कि ये जो लड़का आया था जिसने 10 किलोग्राम को पत्थर फेंक दिया था, उसको नहीं टच कर पाता है। क्यों? क्योंकि द्रव्यमान ज्यादा होने से उसका जड़त्व ज्यादा होगा, जो वस्तु द्वारा लगाए गए फोर्स से कम होगा, यानी व्यक्ति की फोर्स से कम हो जाएगा। तो जब जड़त्व ज्यादा है तो फोर्स तो कम हो गया, और वो वस्तु अपनी अवस्था में थी वैसी ही रहेगी। तो सीधा सा इसके लिए आपने देखा होगा कि बड़ी बड़ी क्रेनें आती हैं जो भारी चीजों को उठाने के काम में लाई जाती हैं, क्योंकि उनसे जो फोर्स होता है वो वस्तु के जड़त्व से भी ज्यादा लगाया जाता है। तो ये आपको पता होना चाहिए। तो देखो, जड़त्व द्रव्यमान में सीधा सा संबंध हो गया। क्या हो गया? किसी वस्तु का जड़त्व कम क्यों होता है? क्योंकि उसका द्रव्यमान कम है, और द्रव्यमान कम है तो उस वस्तु पर अगर आप फोर्स लगाएंगे तो वस्तु अपनी अवस्था को क्या होगी, परिवर्तित कर लेगी। लेकिन किसी वस्तु का द्रव्यमान अगर ज्यादा है तो उसका जड़त्व उतना ही ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि जड़त्व द्रव्यमान की वजह से जड़त्व का द्रव्यमान ज्यादा हो जाएगा। तो जब वस्तु, व्यक्ति या कोई भी चीज फोर्स लगाएगी तो उस पर असर नहीं करेगा, तो वस्तु अपनी ही अवस्था, विरामावस्था में बनी रहेगी। एक और एग्जाम्पल, एक लोहे की फुटबॉल ले लो और एक साधारण फुटबॉल ले लो। एक लोहे की फुटबॉल ले लो, एक साधारण फुटबॉल ले लो। बताइए किसका जड़त्व ज्यादा होगा? आपको पता है लोहा धातु है, और धातु में वजन ज्यादा होता है तो द्रव्यमान भी ज्यादा होगा। तो जब इसका जड़त्व ज्यादा होगा, फुटबॉलर दोनों पे लात मारे तो बताइए कौन सी फुटबॉल आगे जाएगी? साधारण फुटबॉल तो दूर चली जाएगी। क्यों? क्योंकि वो तो आराम से चली जाएगी, उसका जड़त्व कम है, उसका तो वेट भी कम है। लेकिन जब वो लोहे की फुटबॉल में लात मारेगा तो उसका पैर उल्टा मोच, मतलब टूट जाएगा। क्यों? क्योंकि इसका धातु है, और धातु का जड़त्व ज्यादा होता है, और जड़त्व ज्यादा होगा तो इस पर कोई भी बल काम नहीं करेगा। तो इसके लिए उसको अधिक बल की आवश्यकता होगी, जो पैर द्वारा लगाएगा बल से कम हो जाएगा। तो ऐसी अवस्था में हम कहेंगे धातु का जड़त्व ज्यादा, तो ये उसी अवस्था में रहेगी और ये दूर चली जाएगी क्योंकि इस पर बल लग गया है। तो इस तरह से आपने जड़त्व का द्रव्यमान से संबंध समझ लिया। द्रव्यमान क्या होता है? किसी वस्तु को किलोग्राम में हम जब नापते हैं उसे द्रव्यमान कहते हैं, और द्रव्यमान की डेफिनेशन होती है किसी वस्तु की सीमित मात्रा, कुल मात्रा को द्रव्यमान कहा जाता है, और द्रव्यमान का मात्रा किलोग्राम है। यह एक अदिश राशि है। तो आप समझ गए जड़त्व द्रव्यमान में क्या संबंध है। जड़त्व मतलब किसी वस्तु की वह अवस्था जो बनाए रखने का प्रयत्न करती है, और द्रव्यमान क्या है? वस्तु की पूरी मात्रा। अब द्रव्यमान ज्यादा होगा तो जड़त्व भी ज्यादा होगा, और द्रव्यमान कम होगा तो जड़त्व भी कम होगा। इसके बाद देखिए सेकेंड लॉ ऑफ न्यूटन। देखिए, अभी आपने जड़त्व समझा, अभी आपने जड़त्व को समझा था। अब आप न्यूटन का दूसरा नियम देखेंगे। न्यूटन का दूसरा नियम है संवेग परिवर्तन का नियम बोलो चाहे वेग परिवर्तन का नियम बोलो। अब ये क्या है आपको बताएं, छोटा सा एग्जाम्पल। अगर एक बंदूक की गोली हम आपको ऐसे हाथ में दे दें, आपको आपकी तरफ उछाल के दें, तो आप आराम से कैच कर लोगे। क्यों? क्योंकि उसमें वेग कम है। अब अगर यही बंदूक की गोली हम बंदूक से चलाएं तो क्या होगा? आपको भी पता है कि क्या होगा। अब एक और एग्जांपल, एक छोटा सा पत्थर है, अगर हम एक व्यक्ति को ऐसे ही हाथ में दे देते हैं तो क्या होता है? उसको चोट लगती है? नहीं। लेकिन वही पत्थर अगर हम फेंक के जोर से फेंकें तो क्या होगा? वो कैच करते समय उसके हाथ में चोट भी लग सकती है। क्यों? यही तो संवेग परिवर्तन है। अब संवेग क्या है? किसी वस्तु में, देखो संवेग को मोमेंटम बोलते हैं। P बराबर होता है m इंटू वी, P बराबर होता है m इंटू वी संवेग है। अगर किसी वस्तु जो m द्रव्यमान की है v वेग से गति करती है और किसी दिशा में गति करती है, तो उसमें एक अलग से फोर्स उत्पन्न होता है, वही संवेग कहलाता है। उस गतिशील अवस्था में जो रहती है वही क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। m द्रव्यमान की वस्तु जब v वेग से गति करती है तो जिस दिशा में वो गति करती है वो क्या कहलाता है? संवेग। एक और छोटा सा एग्जांपल ले रहे हैं। देखिए, मान लो ये गोली है, ये क्या है? एक गोली है, ये गोली है। अभी आप इसको किसी भी दिशा में किसी को भी दे दोगे तो उसको चोट नहीं लगेगी, किसी को भी दे दोगे चोट नहीं लगेगी। लेकिन वही अगर ये वेग से जाएगी,
वही अगर ये वेग से जाएगी तो क्या होगा, किसी भी को भी लगने पर उसको काफी मात्रा में नुकसान पहुंच सकता है। ठीक है, तो यही तो संवेग है। और यही न्यूटन का दूसरा नियम भी कहता है कि जब वस्तु अपनी अवस्था में रहती है, देखो तो इतना आपने समझ लिया संवेग क्या है। अब आपको और एग्जाम्पल बता रहे, एक बॉल ले लो, क्रिकेट की बॉल आपने देखी होती है, अगर वो एक खिलाड़ी लिए रहता है तो उसको चोट नहीं लगती है, और वो अगर धीरे से फेंके तो भी चोट नहीं लगेगी। लेकिन अगर यही बॉल कोई बैट वाला मतलब बल्लेबाज जब हिट करेगा और ये दर्शकों में जाएगी, तो जब किसी को भी अगर ये लगेगी तो उसको आपने देखा होगा बहुत चोट लग जाती है। और एग्जाम्पल, अगर बल्लेबाज जब हिट करता है और कोई फील्डर जो है उसको कैच करने के लिए या उसको कुछ करने के लिए बॉल को हाथ में लेने की ठीक से अगर नहीं पकड़ता है तो हाथ से भी ब्लड निकल आता है, खून निकल आता है। क्यों? क्योंकि जब वस्तु m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति करती है तो उसमें संवेग होता है। उस संवेग से अगर वस्तु को ठीक से नहीं लिया जाए, संवेग अगर तीव्र मात्रा में हो और अगर व्यक्ति ठीक से उस पर अपना बल आरोपित ना करके उसको ना रोके तो क्या होगा, उसको चोट लग सकती है। उसको क्या लगती है? चोट। अब ये संवेग मैंने आपको क्या बता दिया कि मान लो बॉल m द्रव्यमान की है और एक v वेग से गति करती है, तो जब m द्रव्यमान का v वेग से गति करती है तो एक मोमेंटम प्राप्त होता है जिसको कहते हैं संवेग, यानी P बराबर m इंटू v, यानी कि सीधा सा है संवेग क्या है, द्रव्यमान वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। द्रव्यमान वेग के गुणनफल को, देखो द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं तो m, वेग को वेलोसिटी बोलते हैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में मास बोलते हैं तो m, वेग को इंग्लिश में वेलोसिटी बोलते हैं तो v, और संवेग को मोमेंटम तो p से लिखते हैं लेकिन यहाँ पर। ठीक है, तो द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। ये क्या है? एक सदिश राशि है। ये क्या है? एक सदिश राशि है। तो देखो द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, वेग का मीटर प्रति सेकंड, तो संवेग का मात्रक होता है किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। संवेग का मात्रक क्या होता है? किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड। देखो फिर से बता रहा हूं, द्रव्यमान वेग के गुणनफल को, किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं। m द्रव्यमान की वस्तु v वेग से गति करती है तो m द्रव्यमान किलोग्राम के लिए मीटर प्रति सेकंड, और सदिश राशि है क्योंकि संवेग हमेशा किसी दिशा में ही काम करता है। जैसे हम आपको कहें, जैसे फुटबॉलर जो है किसी दिशा में लात मारेगा तो फुटबॉल तेजी से जाएगी, बल्लेबाज किसी दिशा में हिट करेगा, गोली किसी दिशा में चलाई जाएगी। ये सारी चीज संवेग है। और संवेग क्यों? क्योंकि छोटी सी चीज अगर 1 ग्राम की भी है, छोटी सी चीज अगर 1 ग्राम की भी है, किसी वेग से किसी व्यक्ति को टकराए तो क्या होती है? चोट लग सकती है। वही तो संवेग है आपका। और एक छोटा सा एग्जाम्पल, जब आप बाइक चलाते हुए जाते हैं हाईवे पे तो धूल उड़ती है, कभी कभी वो छोटा सा कण आपको टकराता है तो आप कहते हैं आंख में कुछ चला गया या लग गया, तो आपको जलन होने लगती है या कुछ भी होने लगता है। क्यों? अब उतने छोटे से कण ने अगर वो हाथ में लिए रहते तो आपको कुछ नहीं होता, लेकिन जब वही वेग के साथ टकराया, आप तो गतिशील थे, वो हवा में टकरा गया, वेग के साथ जब वो टकराया तो आपको क्या, वो चोट लग गई। तो यही तो संवेग है आपका। और इसी पर उसने न्यूटन का दूसरा नियम दिया है, जिसे कहते हैं संवेग परिवर्तन का नियम। संवेग परिवर्तन का नियम, उसकी व्याख्या भी करेंगे। उसके पहले इसे कहते हैं F बराबर ma से निरूपित करते। मैं बताऊंगा कैसे सिद्ध करते। किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल वस्तु का और लगने वाला बल बराबर, बल के बराबर होता है। किसी वस्तु का बल उसके द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल के बराबर होता है। A फॉर ऑसलरेशन, इसे त्वरण भी कहते हैं। A फॉर ऑसलरेशन, इसे त्वरण कहते हैं। F फॉर द्रव्यमान, तो किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण का गुणनफल क्या कहलाता है? क्या कहलाता है? वस्तु पर लगाया गया बल कहलाता है। अब इसकी व्याख्या आप देखिए कैसे की गई है। ठीक है, तो आप देखिएगा, देखिए अब संवेग आपने समझ लिया कि द्रव्यमान वेग के गुणनफल को संवेग कहते हैं, एक सदिश राशि है। तो मान लीजिए m द्रव्यमान की वस्तु है कोई और प्रारंभिक वेग u से गति करती है। देखिए जब m द्रव्यमान की वस्तु प्रारंभिक वेग u से गति करती है तो इसका प्रारंभिक संवेग p1 हो जाता है m इंटू यू। क्या हो जाता है? m इंटू यू। अब यदि t समय पश्चात, कितने समय पश्चात? t समय पश्चात, t समय पश्चात आप देखेंगे जब इसका वेग बढ़कर अंतिम वेग क्या हो जाता है? इस m द्रव्यमान की वस्तु का संवेग यानी वेग बढ़कर v हो जाता है। तो बताइए अंतिम संवेग p2 हो जाएगा m इंटू यू। अभी v u था, अब v होगा m इंटू v। t समय पश्चात, इधर देखो एक बार फिर से,
जब आप मान लीजिए एक बॉल है, m द्रव्यमान की है, क्योंकि वेट तो है एक ही रहेगा। वेट किसी भी चीज में आप मान लो कोई भी गोला ले लो, कुछ भी ले लो, उसमें वजन रहेगा। जैसे हम वेट कहेंगे, द्रव्यमान कहेंगे, उसका द्रव्यमान तो होगी। तो m द्रव्यमान की है। अभी वो क्या है, एक अचर चाल u से गति कर रही है, एक वेग से गति कर रही है। अब आप देखेंगे अगर मान लो उस पर बल लग गया तो उसका वेग क्या होगा, या तो घटेगा या बढ़ेगा। क्योंकि अभी फुटबॉल जैसे मान लो ऐसी चल रही है, सीधी सीधी जा रही। जैसे गोल्फ में देखा है ना कि मान लो एक मतलब बॉल जो है वो सीधी जा रही है, अचानक से पीछे से जाता है, उसने अंडा मारा तो उसका वेग क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। तो बढ़ेगा तो उस टाइम पे टाइम तो लगेगा, उस समय तो कुछ लेगी कि नहीं लेगी। तो वही चीज है कि मान लो m द्रव्यमान की वस्तु u वेग से प्रारंभिक संवेग क्या होगा, m इंटू यू। लेकिन जब t समय हो जाएगा, उस पर बल लग जाएगा तो उसका संवेग क्या हो जाएगा, m इंटू वी। अब संवेग में परिवर्तन कितना हुआ, संवेग में परिवर्तन वो भी किस लिए, t समय पश्चात, t समय बाद उसमें कितना परिवर्तन होगा बताइए। t समय पश्चात उसमें जो परिवर्तन होगा तो हम क्या कहेंगे, ठीक है, वो समानुपाती होगा। तो P1 में P2 में से अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग क्या कर दो, घटा दो। अंतिम संवेग में से प्रारंभिक संवेग क्या कर दो, घटा दो। बताओ तो एक चीज ध्यान देना, संवेग में परिवर्तन कैसे पता करें। आपको भी पता है पहले कितना संवेग था तो एम यू था, फिर टी समय पश्चात कितना परिवर्तन हुआ तो एम यू हो गया। तो वही तो हम देख रहे हैं। तो देखो संवेग परिवर्तन की दर ले लो, संवेग में परिवर्तन की दर ये ले ले, बटी में क्या आ जाएगा, टी आ जाएगा। तो कितना परिवर्तन हुआ देखो, P2 कितना है m इंटू वी, और P1 कितना है m इंटू यू बटे टी। संवेग में परिवर्तन t समय पश्चात कितना हुआ ये हम लोग लेके चल रहे हैं। तो P2 में से P1 हटा दो तो पता चल जाएगा। जैसे मान लो पहले संवेग 10 था, अब 50 हो गया, तो कितना हुआ, 50 में से 10 घटाओ, 40 का परिवर्तन हुआ। तो बताओ P2 mv और P1 mu बटे t, बताओ कॉमन क्या आ गया, m कॉमन ले लिया तो v माइनस यू अपॉन टी, v माइनस यू अपॉन टी, ये परिवर्तन की दर है। ठीक है, संवेग में परिवर्तन की दर को ही बल कहते हैं, तो f ले लेना। संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहते हैं, ध्यान रखिएगा f। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। किसी वस्तु में संवेग परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं, बल कहते हैं, ये भी आपको ध्यान में रख के चलना है। तो mv माइनस mu अपॉन टी, ठीक है, इतना हो गया। पहली संवेग P2, पहली संवेग P1 था तो P1 में से दूसरा संवेग क्या कर दो, P2 घटा दो, या P2 में से P1, क्योंकि जो ज्यादा संवेग होगा, देखो संवेग माइनस में भी जाएगा, सदिश राशि माइनस में भी जाती है। तो P2 में से P1 अपॉन टी, P2 आपका है mv क्योंकि अंतिम संवेग है, P1 आपका है mu क्योंकि ये प्रारंभिक संवेग है। कॉमन क्या आ गया, m कॉमन ले लिया। अब आपको पता है v माइनस यू अपॉन टी, ये एक सूत्र होता है काय का, त्वरण का। v माइनस यू अपॉन टी काय का सूत्र होता है, त्वरण का। त्वरण क्या है, वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो ये a कहलाएगा। तो f समानुपाती होता है m इंटू a के। और जब ये चिन्ह हटता है तो देखिए, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है, जब भी समानुपाती का चिन्ह हटता है, एक नियतांक आता है, तो यहां आता k, f बराबर k m a। k एक नियतांक है, k क्या है, एक नियतांक, और k का मान होता है एक अचर है, अचर भी कह सकते हैं। तो f बराबर हो जाता है ma। यही न्यूटन का दूसरा नियम है, यही न्यूटन का क्या है, दूसरा नियम। f बराबर ma, मतलब कि किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को बल कहते हैं। मतलब कि क्या हुआ, किसी वस्तु के द्रव्यमान त्वरण के गुणनफल को क्या कहते हैं, बल। अब एक बार फिर से देखो, मान लीजिए एक m द्रव्यमान की वस्तु अपनी अचर चाल u वेग से गति कर रही थी, t समय लगा, उसको क्या लगा, t समय लगा, तो उसका वेग बढ़कर m द्रव्यमान की वस्तु का वेग बढ़कर u हो गया। तो बताओ प्रारंभिक संवेग होगा P1 बराबर mu और अंतिम संवेग होगा P2 बराबर mv। अब संवेग में परिवर्तन की दर को बल कहा जाता है, कि संवेग में जितना परिवर्तन हो रहा है, समय दर होती है उसकी, उसको बल कहते हैं। तो संवेग में परिवर्तन की दर के लिए सूत्र होता है f बराबर समानुपाती P2 प्रारंभिक अंतिम संवेग माइनस प्रारंभिक संवेग बटे लगा समय। तो f, अब P2 का मान है mv और P1 का मान है mu बटे टाइम t, कॉमन ले लिया m, v माइनस यू अपॉन टी। ये एक सूत्र होता है, ये काय का सूत्र होता है, त्वरण का। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं, तो f बराबर m। अब ये जो है ये क्या है, एक समानुपाती का चिन्ह है। जब भी फिजिक्स में ये चीज आती है तो जब ये हटता है, ध्यान रखना, ये जब हटता है
तो एक नियतांक या स्थिरांक आता है जिसे कहते हैं के, और के का मान होता है 1, तो एफ बराबर एम ए। अब एफ बराबर एम ए आ गया, और देखो बल है, बल एक सदिश राशि है। बल कैसी राशि है? सदिश। द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकेंड। बल का मात्रक क्या होता है? बल का मात्रक होता है, बल के लिए देखो, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम और त्वरण का मात्रक होता है मीटर प्रति सेकंड। तो ये हो गया किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड, या इसे ही न्यूटन कहते हैं। बल का जो किसके सम्मान में? वैज्ञानिक न्यूटन के सम्मान में बल का मात्रक क्या लिया जाता है? न्यूटन लिया जाता है। तभी तो कहते हैं 10 न्यूटन का बल लगा, 50 न्यूटन का बल लगा, ये सब। तो ये भी चीज। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं एम के, यानी मीटर सेकंड किलोग्राम सेकंड प्रणाली में, मीटर किलोग्राम सेकंड प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है? तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर होता है, या फिर कहते हैं न्यूटन। और एक छोटी प्रणाली होती है सीजीएस। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक डाइन होता है। सीजीएस प्रणाली में बल का मात्रक क्या होता है? डाइन होता है। तो ये भी आपको समझना है। तो इस तरह से आपने देखा, ये है न्यूटन का कौन सा नियम? दूसरा नियम। ये आप नोट कर लो एक बार, ठीक है, रब पे, लेकिन मैं आपको नोट्स तो दे दूंगा। तो ये आपका दूसरा नियम क्लियर है। देखो, तो आपने नोट कर लिया होगा। एक चीज और, बल की कभी कभी डेफिनेशन आ जाती है द्रव्यमान गुणा त्वरण। ये भी पूछने को आ सकता है कि बल की डेफिनेशन क्या होती है? किसी वस्तु के द्रव्यमान और त्वरण के गुणनफल को, किसी वस्तु के, लेकिन परिभाषा भी ये भी लिख सकते हैं आप, संवेग में परिवर्तन की दर को भी बल कहते हैं, और द्रव्यमान गुणा वेग त्वरण के गुणनफल को भी क्या कहते हैं? बल कहते हैं। और एक चीज बल सदिश आती है, बल का मात्रक न्यूटन होता है, सीजीएस में से डाइन कहते हैं, ठीक है। तो और 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन। ये भी आप ध्यान रखिए कि 1 न्यूटन बराबर होता है 10 की पावर 5 डाइन, ठीक है। अब देखिए न्यूटन का तीसरा और अंतिम नियम। देखो, आपने न्यूटन का पहला नियम देख लिया, न्यूटन का दूसरा नियम। अब आप देखेंगे न्यूटन का तीसरा नियम। तृतीय नियम क्या है? जिसको कहते हैं क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, रिएक्शन की एंटी रिएक्शन जो होती है। न्यूटन का तीसरा नियम क्या है? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। मतलब सीधा सा है, तो ये अभी आपको मैं डायरेक्ट समझा रहा हूं, फिर इसके आगे भी बताऊंगा। जब किसी वस्तु पर, देखो, बल की क्रिया हमेशा दो वस्तुओं के बीच में होती है। एक वह वस्तु जो बल लगा रही होती है, एक वह वस्तु जिस पर बल लग रहा होता है। तो सीधा सा एग्जाम्पल है, बल कभी प्रकृति में एक वस्तु पे काम नहीं करता है, हमेशा दो वस्तुओं के बीच में बल लगता है। एक किस पर? एक वह वस्तु जो बल लगा रही होती है, और एक वह वस्तु जिस पर बल लगाया जा रहा होता है, आरोपित होता है। तो उसी पर आधारित आपका न्यूटन का तीसरा नियम भी है कि देखो क्या होता है, कोई F1 वस्तु अगर F2 पर बल लगा रही है, अगर कोई F1 नाम की वस्तु जो है, यानी F1 फोर्स किसी F2 पर लग रहा है, तो आपको बता दें F2 भी F1 पर उतना ही बल आरोप समान दिशा में, विपरीत दिशा में आरोपित करती है। देखो, अगर F1 F2 पर कोई बल लगा रही है, तो F2 भी F1 पर विपरीत दिशा में बल लगाती है। इसे कहते हैं न्यूटन का कौन सा नियम? क्रिया की प्रतिक्रिया नियम। छोटा देखिए, फिर से देखो, अगर एक बॉल F1 बल दूसरी बॉल F2 पर लगा रही है, अगर एक क्रिकेट की बॉल या कोई भी बॉल अपना फोर्स, अपना बल किस पर लगा रही है? एक और अन्य बॉल पर लगा रही है, तो दूसरी बॉल भी पहली बॉल पर भी उतना ही फोर्स विपरीत दिशा में लगाती है। तो मतलब यही नियम का कौन सा नियम है? यही न्यूटन का तृतीय नियम क्रिया प्रतिक्रिया का है। अब इसको सीधा समझो, जब किसी वस्तु पर बल लगाया जाता है, जब पहली वस्तु द्वारा बल लगाया जाता है किसी दिशा में, तो या फिर आप कह सकते हैं जब पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर किसी दिशा में बल लगाया जाता है, तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही बल विपरीत दिशा में उस पर लगाती है। इसे न्यूटन का कौन सा नियम कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब इसका एग्जाम्पल है बंदूक से गोली चलना। इसका एग्जाम्पल क्या है? बंदूक से गोली चलना। आपने देखा होगा कि जब जब बंदूक से
गोली चलाई जाती है तो बंदूक भी पीछे हटती है और गोली भी सामने की तरफ जाती है। देखो दोनों में अंतर है। और तोप वाला भी एग्जाम्पल आपको पता है कि तोप का गोला जो है, जब तोप चलाई जाती है तब भी ये आपने देखा होगा, तोप पीछे हटती है। देखो आपने देखा है कि जब बंदूक से गोली चलाई जाती है तो बंदूक की गोली तो आगे की तरफ जाती है, लेकिन बंदूक कहां जाती है? पीछे। पीछे क्यों जाती है? इसका नियम क्या है? तो देखो बंदूक पर भी एक फोर्स काम करता है, वो क्या है? उसका प्रतिक्रियात्मक फोर्स। देखो जब बंदूक द्वारा गोली चलाई जाती है तो गोली पर जो वेग है वो आगे की तरफ गतिमान होता है, लेकिन उतना ही फोर्स गोली का वेग गोली द्वारा पीछे की तरफ लगाया जाता है तो बंदूक भी क्या होती है? पीछे हट जाती है। उसी प्रकार तोप के गोले में भी है कि जब तोप के गोले को आप किसी चीज में आप देखा होगा, फिल्मों में देख रहे हैं कि तोप का गोला जब आप ब्लास्ट होता है तो तोप का गोला तो आगे जाता है, लेकिन तोप जो है वो हल्की सी क्या होती है? पीछे की तरफ जाती है। तो तोप पर एक बल लगाया जाता है F1 आगे की तरफ, तो उतना ही बल गोले द्वारा तोप पर पीछे की तरफ लगाया जाता है। रॉकेट का भी इसी प्रकार सिद्धांत है। रॉकेट में आप देखो जब रॉकेट ऊपर की तरफ उठता है तो नीचे की तरफ जो गैसें होती हैं वो पीछे की तरफ प्रतिक्रियात्मक फोर्स लगाती हैं। तो वही तो है सीधा सीधा नियम कि जब वस्तु पर एक बल आरोपित होता है तो उतना ही बल, जब पहली वस्तु पर कोई बल आरोपित होता है तो उतना ही बल दूसरी वस्तु पर विपरीत दिशा में पहली वस्तु पर लगाया जाता है। यही न्यूटन का कौन सा नियम था? तृतीय नियम, क्रिया प्रतिक्रिया। मतलब अगर एक वस्तु बल लगाई तो वो क्रिया बल है, लेकिन उसी वस्तु द्वारा अगर उस वस्तु द्वारा जिस पर बल लग गया वह भी पहली वस्तु पर उतना ही फोर्स लगा देगी तो होगा उसका प्रतिक्रियात्मक बल। एक छोटा सा एग्जांपल दे रहे हैं, अगर आप किसी चीज को आप मान लीजिए किसी लड़के को जाके थप्पड़ मार दो तो ये आपका क्रियात्मक बल है, लेकिन वह लड़का शांत नहीं बैठेगा, वो क्या करेगा? आपको भी जड़ देगा। तो उसका क्या है? ये प्रतिक्रियात्मक फोर्स है। तो सीधा सा है, जब पहली वस्तु द्वारा दूसरी वस्तु पर फोर्स लगाया जाता है तो दूसरी वस्तु भी पहली वस्तु पर उतना ही क्या लगाती है? प्रतिक्रियात्मक फोर्स लगाती है। इसे न्यूटन का कौन सा नियम कहते हैं? क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। इसका एग्जाम्पल बंदूक से गोली चलना, तोप के गोले का निकलना, रॉकेट का उड़ना, ये सारी चीजें जो है और भी आपको बताएंगे हम तो अगले वीडियो में। तो आज के लिए इतना काफी है, धन्यवाद।